गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, और लर्निंग अड्डा हमारा जो है क्या कहते हैं निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है और निरंतर ऊंचाइयाँ चलती रहेंगी। बस कुछ दिन बाद हम जिस दिन डिजिटल बोर्ड पाएंगे उस दिन एक क्रांति ला देंगे। एक डायलॉग है कि मैं वो प्लेयर हूँ जिसको खेलना नहीं आता, लेकिन अगर मैं खेलने उतरा तो पूरे खेल का नक्शा बिगाड़ देंगे। ठीक है, हमारा एक स्लोगन है मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, आज टीवी है, आप लोग देख सकते हैं, मॉर्निंग टी है। और हम जो है आज आपको करंट अफेयर डेली डोज के नाम से हमारी एक सीरीज आ रही है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार चर्चा कर चुका हूँ। 11 तारीख का करंट अफेयर्स, 11 सितंबर का आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने उपस्थित। 10 क्वेश्चन लाते हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको आने वाले करंट अफेयर्स में दिखाई देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले एक मोटिवेशनल थॉट आ जाए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, लेकिन उनका इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। समझ गए नहीं? अगर आप लगातार असफल हो रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आप सफल होने की तरफ बढ़ रहे हो। तो एक ना एक दिन बढ़ोगे, ज़रूर आगे बढ़ोगे और 100% सफल होकर दिखाओगे। माँ बाप का सपना पूरा करोगे, सब लोगों के सपने पूरे करोगे। ठीक है, उसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने कि किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? देखो, सब पहले सीएनजी आधारित चल रही थी ट्रेन। एक ट्रेन चली है सीएनजी आधारित। सीएनजी पे फोकस था, कंप्रेस नेचुरल गैस पे। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं फैलाती। अब जितना भी फोकस हो गया वो हाइड्रोजन पे हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने के बाद क्या होता है? वाटर निकलता है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन जलने के बाद क्या निकलता है? वाटर निकलता है, और वाटर में किसी प्रकार का पॉल्यूशन होता नहीं है। ये चेन्नई में इंट्रिकल कोच फैक्ट्री है। कहाँ पर कोच फैक्ट्री? इंट्रिकल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, वहाँ पर किया गया। इंट्रिकल कोच फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर किया गया इंट्रिकल कोच फैक्ट्री में देश की पहली हाइड्रोजन आधारित सफल ट्रेन का परीक्षण किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण हरित पहल है। इंपॉर्टेंट हो गई बात। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नीचे, ये बात करें, यूपी में कहाँ है? यूपी में रायबरेली में है इंट्रिकल कोच फैक्ट्री, याद रखेंगे ये। अच्छा, अगर क्वेश्चन आने लगे रेल के पहिए कहाँ बनते हैं, तो रेल के पहिए साहब बेंगलोर बनते हैं। कहाँ मिलते हैं? बेंगलोर बनते हैं। ठीक, पहली रेल कब चली थी? 1853 में। किसके समय में? डलहौजी के। मुंबई से ठाणे। पहली दिल्ली मेट्रो कहाँ चली थी? 30 हजारी से हाँ 30 हजारी से, ठीक 30 हजारी कोर्ट से लेकर सादरा तक। पहली लखनऊ मेट्रो कहाँ चली है? चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक। ये हमने एआई की गहराई में गोता लगा लिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम एआई की गहराई से बाहर निकलते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर एआई की गहराई में जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ऐसे फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भारतीय जीतता है तो समझ लीजिए उसका सिलेक्शन पक्का है आपके काहे में? पेपर में, मतलब आने ही आना है वो। ठीक है, ओरिंजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ये एक सीरीज होगी इनकी, बहरहाल आपको क्या याद नहीं रखना, नाम याद रखना। कुछ ने जीता, अन्नपूर्णा राय ने जीता है। संजय लीला भंसाली भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर, अनुराग कश्यप भी बड़े डायरेक्टर, और पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में आई थिंक कोई पुरस्कार जीता था, तो इसीलिए आगे आ जाते हैं हम। इनकी एक मूवी है जिसका नाम है पुलुरिया की बेटी, इसको जरूर देखना। ऐसी पिक्चर देख लिया करो भाई। अभी ऑस्कर के लिए नामित हुई थी लापता लेडीज, बड़ी उठी थी मूवी। ठीक है, पुरुलिया की बेटी। अन्नपूर्णा राय ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजेंटोनो खंड में सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन ट्री फिल्म के लिए, अच्छा सॉरी, पुरुलिया जगह का नाम है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये मूवी है सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इस तरीके का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। फिल्म फेस्टिवल कहाँ कहाँ होते हैं साहब? एक तो ऑस्कर होता है। ऑस्कर कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में कहाँ? लॉस एंजलिस में। ठीक, एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल किसका है? फ्रांस का है, याद रखेंगे। वेनिस, वेनिस किसका है?
इटली का है। बॉलीवुड कहाँ का है? भारत का। हॉलीवुड कहाँ का है? अमेरिका का। और लॉलीवुड लॉलीवुड, लालीवुड है साहब, वही जैसा लाली, जैसा लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो लॉलीवुड हमारे पाकिस्तान का, कैकड़े का ठीक है, पाकिस्तान के इसका नाम है लॉलीवुड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप मिली है 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये राज्य उड़ीसा में होगा, याद रखेंगे। ये मिल गया भारत को मेजबानी। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप की 2 मिल गई हैं, एक और बताई थी मैंने आप लोगों को, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप मिल गई है। और एशियाई टेबल टेनिस वो भी टेबल टेनिस चैंपियनशिप की घोषणा की गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उड़ीसा में होगा। ये लगातार खेल की अवसंरचना को बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। ठीक है, वैसे भी खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं, खेलो इंडिया गेम की वजह से भारत लगातार तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे चलते हैं हम। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनके नाम याद रख लेना। एक बुक है, ये आएगी भाई, ये आएगी, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। मतलब भारत ने जो पाकिस्तान को घुस के मारा था ऑपरेशन सिंदूर में, उसके ऊपर किताब लिखी गई है। तो ना तो विपिन नारंग है, ये क्या है, पहले आर्मी मैन है जिन्होंने लिखी है। ठीक है, जिनका नाम है जे.एस. ढिल्लन। ये लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट होने के बाद जे.एस. ढिल्लन द्वारा लिखी गई है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भारतीय गुप्त अभियानों का वर्णन किया गया। मतलब कैसे कैसे हमने जाके एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे, ये बात इसके अंदर लिखी है, कैसे कैसे किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए। शिगेरू इशिबा, इस देश में ऐसी तूफानी हलचल तो बहुत ख़राब होती है, ये देश इस तरीके का नहीं है। हाल में ही चुनाव में हार के कारण बाद इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा दिया जापान में। जापान के हैं ये प्रधानमंत्री, जापान के पीएम है। ठीक, अब इसमें लिख लेते हैं साउथ कोरिया के कौन है कैपिटल? सियोल। चीन की क्या है? बीजिंग। थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। हमारी बात समझ में। जापान की टोक्यो, आपको पता ही है। जापान कितने आइलैंड पे बसा हुआ है? सबसे पहले है होकाइडो, फिर है होन्शु, क्रम से बता रहा हूँ, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। सबसे बड़ा है होन्शु। 4 आइलैंड, देश खत्म। ठीक है, तो ये बड़ी उथल पुथल हुई है इसलिए। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव के कारण इस्तीफा दे दिया, अब नए बनेंगे, हम आप बोला वो आपको बता देंगे कौन बने। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, पहले तो सुन लो भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में उल्लास की फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? मैं इससे पहले 3 साक्षर राज्यों के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। ये उल्लास कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। फुल फॉर्म मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग इसकी कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताओगे, शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या आया कि पूरे सभी राज्यों को क्या करना है? पूर्ण साक्षर करना है। कैसे करना है साहब? इधर आ जाइए। उल्लास कार्यक्रम किसी भी राज्य को पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर माना जाता है यदि उसमें 15% या उससे अधिक आयु के लोग 95% या उससे अधिक की क्या प्राप्त कर लेते हैं? एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली है। तो इन्हें कार्यात्मक साक्षर माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यात्मक साक्षर। इससे पहले सबसे पहले मिजोरम, गोवा 2 हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था? त्रिपुरा। तो 3 याद रखेंगे, त्रिपुरा सबसे पहला। फिर हमने 2 एक साथ पढ़ाए थे आपको, मिजोरम, फिर हमने बताया था गोवा, और अब हो गया हिमाचल। याद रखेंगे 4 हो गई है। ठीक, लेकिन एकमात्र यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यूटी, जिसको ये दर्जा प्राप्त है। ये भैया फैक्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लास की फुल फॉर्म जरूर बता देना मुझे। चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 क्वेश्चन है। हाँ, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्या है?
एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंथ अगस्त 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये हमारे बुमराह साहब हैं। बुमराह साहब को तो आप जानते हैं, बहुत खतरनाक बॉलर हैं। वर्ल्ड में इस समय इनकी स्थिति बहुत ऊपर चल रही है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आईसीसी हमेशा मंथली जो है क्या कहते हैं करती रहती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शानदार प्रदर्शन की वजह से मिला है इनको। ठीक, अब आता है एक क्वेश्चन, भारतीय G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025, ये शिक्षा मंत्रियों की बैठक है, देख लेना भाई, याद रखना। असल में मैं बताऊंगा अभी G20 की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्राज़ील क्यों करेगा, कारण ये है कि इसमें हमेशा G20 एक ग्रुप है जिसमें क्या है 19 देश हैं और साथ में क्या है EU भी शामिल है। क्या शामिल है? EU, यूरोपियन यूनियन। ठीक, दूसरी चीज़, ये 2008 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, कहाँ? अमेरिका में। फिर उसके बाद लगातार मीटिंग होती चलती आ रही है। इसमें G8 कौन से देश हैं? विकसित देश। अब ये रह गए हैं G7। अब क्या रह गए? G7, रूस निकाल दिया है इसमें से, प्लस 12 विकासशील देश। शामिल है। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। 20 में एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है जो पूरे यूरोप का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये इस प्रकार का संगठन है, इसमें सामाजिक संगठन भी है, मतलब सामाजिक सहयोग भी होंगे एक दूसरे को, आर्थिक भी होंगे, राजनीतिक भी होंगे। तो इसमें सामाजिक संगठन के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। कहाँ? ब्राज़ील में। हालांकि G20 की बैठक 2025 की नहीं है, ये ब्राज़ील में। ब्राज़ील की जगह कहाँ होगी वो हम बात करते हैं अभी। आ जाओ आगे। देखो ये आ गया, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। G20 ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो, अच्छा G20 का कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, पहली बात सुन लो, हेडक्वार्टर नहीं है। भारत में भी G20 मीटिंग हुई थी, हेडक्वार्टर नहीं है। जहां भी G20 के क्या कहते हैं अध्यक्षता मिलती है वहीं उसका हेडक्वार्टर हो जाता है, वो अध्यक्ष हो जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था को वैश्विक और आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना। असल में G20 लाए क्यों हम? G8 चल रहा था साहब, 1975 में गठित हुआ G8 में, सॉरी 75 में। अच्छा G8 में बता देता हूँ मैं कौन कौन से देश हैं। तो एक कोड है फर्जी UGC, FURJIUG, एक और आ गया C। ब्राजील से फ्रांस हो गया, USA हो गया, ये हो गया रसिया। अभी रशिया के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बहरहाल इसे निकाल दिया गया अब इसमें से। जैसे जापान, I से इटली, U से UK मतलब इंग्लैंड, G से जर्मनी और C से कनाडा। तो ये सारे के सारे 8 विकसित देश G8 ग्रुप बना के पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करते थे और वर्ल्ड पर अपनी मनमानी थोपा करते थे कि साहब हमने जो है क्या कहते हैं, हमने ये कर दिया हमारी बात मानो, हमने ये कर दिया हमारी बात मानो। अर्थव्यवस्थाएं इनकी बड़ी थी। तभी उसके बाद G20 का एक कॉन्सेप्ट आया। G20 इसलिए क्योंकि 12 विकासशील देश जो विकसित होने की कगार पर बैठे हैं, उन देशों को कैसे काम किया जाएगा? जब उन देशों का काम किया जाएगा तो काम ऐसे किया जाएगा कि G20 की गठन करके तो 12 देशों को और शामिल कर लिया गया इसमें। जैसे समय बढ़ता गया तो यूरोपियन यूनियन भी आ गया इसमें। तो क्यों बना ये आप लोगों को मैंने बता दिया। G8 कब बना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। G8 बना है 1975 में, 1975 में। ठीक है, इसमें 19 देश हैं। ये देखो 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और 2 क्षेत्रीय निकाय यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका संघ, ये दोनों हैं इसमें शामिल। G20 की क्यों इंपॉर्टेंट है? G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है साहब, G20 वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद, वर्ल्ड GDP क्या होती है? एक साल के भीतर कमाई, ऐसा समझ लीजिए, एक साल के भीतर की कमाई। तो इसका मतलब 85% तो कमाई है पूरे विश्व की इसके पास, मतलब और बचे देश कुल 15% करते हैं और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा, इसका मतलब बाकी 25 करते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना G20 मिला के पूरे विश्व की GDP में कितना 85%, मतलब 100 रुपये में 85 रुपये ये लेकर आ रहे हैं और पूरे विश्व के व्यापार का 75% अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब
इनका इंपॉर्टेंट है। G20 की पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 2025 में होने वाला है, G20 की मेजबानी करेगा। उसके बाद 2026 में यूएसए को जा रही है। दोनों फैक्ट याद कर लेना। मेजबानी कहाँ जा रही है? यूएसए को जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख दिया मैंने, आप लोग पढ़ लेना। हमेशा ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क की सूची में शामिल करता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत में अब तक कितने क्रिएटिव शहर बन चुके हैं। पहले तो ये बताना। इसका मैं बता देता हूँ, ये भोपाल है। भोपाल को क्रिएटिव शहर शामिल किया यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, फिर भी बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना है ये? 26 नवंबर 1945 को बना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यह बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। और ये क्रिएटिव शहर बनाता है भोपाल। तो एक तो त्रिशूर बना है और 2-3 है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। आप लोग इसको बताएंगे मुझे कितने क्रिएटिव शहर भारत में बनाए, कमेंट सेक्शन में ढूंढ के जरूर बताना। जो ढूंढेगा उसको ही फायदा मिलेगा, जो नहीं ढूंढेगा कोई गलत है। जो जागेगा उसे फायदा, जो सोएगा वो खोएगा, सीधी बात है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किस शहर में ग्लोबल हेल्थ टेक समिट, एक हेल्थ टेक समिट की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कहाँ की गई है? तो वो की गई है बेंगलोर में। बेंगलोर में हेल्थ टेक समिट है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा विशेष फैक्ट नहीं है। ये आ जाइए आप, ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2025 का बेंगलोर में आयोजन किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, कुछ नया करना। इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड योर चैनल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग जो है क्या कहते हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।